नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि लड़ेगा और यही सब प्रश्न छप के आएगा एग्जाम में। पूरा रट लीजिएगा। यदि आपको बेहतर नंबर लाना है मैट्रिक परीक्षा 2026 में तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास का 1 से 6 तक रहेगा, 2 अंक वाला, ठीक ना। तो ध्यान से आपको समझना है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनमें विजयी राष्ट्रों ब्रिटिश, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त कर उसकी पुनर्स्थापना करना था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख ने की। वियना की संधि द्वारा यूरोप के राजनीतिक मानचित्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। यूरोपीय कंसर्ट की भी स्थापना की गई। मेटरनिख व्यवस्था के अनुसार यूरोप में पुरातन व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक ना। और इसका पीडीएफ भी मैं आगे इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से याद कर पाएँ और रट पाएँ। दूसरा प्रश्न कर रहा है शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि शीत युद्ध की व्याख्या प्राय यह की जाती है कि यह दो विरोधी विचारधाराओं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष है। इनमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुता की भावना रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। यह शास्त्रों में लड़ा जाने वाला युद्ध ना होकर एक प्रकार का वाक युद्ध है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें और है विश्व राजनीति में 1945 ईस्वी से अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा शुरू हुआ शीत युद्ध 1991 ईस्वी में सोवियत रूप के विघटन के साथ समाप्त हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लड़ने वाला प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। यह तो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर का। कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। यह हर साल पूछा जाता है, सवाल हर साल रहता है एग्जाम में। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। उत्तर हो जाएगा कि भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 के भारत अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार करेगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन बना, जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया उनमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। फलतः 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरा भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर का है उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। मतलब उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर से पूछा जाता है और हर साल सवाल पूछता है।
उत्तर हो जाएगा उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली थी जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीकी तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा तैयार किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। ये देश कच्चे माल के प्रमुख स्रोत और महत्वपूर्ण बाजार थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यू डील क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू डील जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया। इसके प्रवर्तक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, जिसने विश्वव्यापी मंदी से लड़ने के लिए अमेरिका में इसे लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI हर साल पूछा जाता है। होवा आंदोलन की विवेचना करें। एक प्रश्न जरूर रहता है होवा आंदोलन से संबंधित। तो उत्तर हो जाएगा जनेवा समझौते के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग होवा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। होवा आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नियो दियम ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इतिहास में ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका रहेगा 7 से 8, ठीक ना, जो कि 4 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहा है 7 नंबर, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है वीडियो और मेन पॉइंट याद रखना है। लाइन बाय लाइन तो याद नहीं रहेगा लेकिन इसका मेन पॉइंट जो होता है वह याद रहेगा और अपने मन से एग्जाम में लिखना है, फुल नंबर मिलेगा। उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे वर्निल विश्वविद्यालय चले आए जहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र हेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। उसके बाद देखिए आगे, मित्रता बनी रही। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज के फ्रैक्ट में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। उसके बाद देखिए मार्क्स का निष्कर्ष था जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थितियों में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद पर, निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। इस तरह रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद की विचारधारा का व्यापक पड़ा
यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 4 नंबर का, इसलिए इतना बड़ा था। लेकिन इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसका PDF आगे बता देंगे डाउनलोड कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर का रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, जो अंततः सफल रहा। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 21 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो यह भी पूछता है असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 से 21। सविज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए राजनीतिक शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है, तो उत्तर हो जाएगा भारतीय लोकतंत्र में सूचना का अधिकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे RTI एक्ट के नाम से जाना जाता है, यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का विस्तार होता गया। एक समय वह भी आया जब सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। जानने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का मानव अधिकार है तथा भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार भी है जिसे अनुच्छेद 19 का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की 10 नंबर कह रहा है कि राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताएं, तो उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कह रहा है कि नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट चुनावों का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन है। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है कि लोकमत का निर्माण। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियों, समाचार पत्र, टेलीविज़न आदि का सहारा लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का है, संघीय शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संघात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है लिखित संविधान। लिखित संविधान संघात्मक सरकार का एक अनिवार्य तत्व है। लिखित संविधान होने से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कठोर संविधान। कठोर संविधान होने से कोई सरकार अपने हित में सरलता से संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संघीय सरकार के हित में है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से संघीय पद्धति की रक्षा होती है। कोई भी सरकार अपने को सर्वोच्च नहीं समझ सकती क्योंकि संविधान का उस पर अंकुश बना रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती रहती है। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा वही करती है। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न, और 100% लड़ने वाला सब प्रश्न मैं आपको सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। इसका PDF आगे इसी वीडियो में बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। 12 नंबर का है नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा नगर निगम आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। नगर निगम को भी अपना कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन उसे निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिएगा साधन। पहला है चुंगी कर, दूसरा है मकानों पर कर, तीसरा है लाइसेंस फीस, चौथा है टोल टैक्स, पांचवा है पानी तथा बिजली कर, छठा है व्यापार तथा व्यवसायियों पर कर, सातवां है मनोरंजन कर, आठवां है पशुओं पर टैक्स। उसके बाद देखिए 9वां है संपत्ति से आय, 10वां है ठेका, 11 है जुर्माने और 12 है राज्य सरकार से सहायता, 13 है ऋण। ठीक ना। चलिए उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि PDF कैसे डाउनलोड करना है। यह वाला PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है रियल अपडेट.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान से समझना है। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तो रटने में सही रहेगा। ठीक ना। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप 10th क्लास वाले सेक्शन में आएंगे, या आप नीचे भी आइएगा तो 10th क्लास वाला आपको सेक्शन मिलेगा। देखिए है ना, यहाँ लगा दिए हैं क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, आके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताता हूँ राजनीति शास्त्र का। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर हजारों लोग अपना विचार रखते हैं, किंतु इन विचारों और दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक इन विचारों को किसी दल के विचारों से ना जोड़ा जाए। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस दृष्टि में हमारे लिए राजनीतिक दलों की महती आवश्यकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है कि
यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रीय हित में न बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिस क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इस समस्याओं से बचने के लिए राजनीतिक दल का होना अनिवार्य है, अतः राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। तो उत्तर हो जाएगा बिहार के आंदोलन शुरू होने से पूर्व उस राज्य में इंदिरा कांग्रेस की सरकार थी, जहां आंदोलन छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। यह आंदोलन न केवल बिहार तक बल्कि अनेक वर्षों तक राष्ट्रव्यापी प्रभावशाली और राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। बिहार आंदोलन के कारण समझिए। 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों के आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आज जुड़े। उसके बाद है आंदोलन की प्रगति एवं सार, मतलब आंदोलन की प्रगति कैसे हुआ, सार कैसे हुआ। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आग्रह किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चला पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। खो नंबर पॉइंट कि 1974 के बिहार आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा। उसके बाद है प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट आया। तो आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजनीति में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण के अब भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोक दल सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। उसके बाद टिप्पणियाँ यानी कि कमेंट। तो जो भी हो, जयप्रकाश नारायण बिहार के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जनप्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व खिलाफ चलाए गए। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उसके प्रति व्यक्तिगत विरोध के प्रेरित हैं। उसके बाद आपका देख सकते हैं अर्थशास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। अर्थशास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना, सारा है। चलिए उसके बाद भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना।
अब चलिए इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ।